हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज साइकोलॉजिस्ट प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार आते हैं सीटेट में और अदर स्टेट्स के टेट है, तो इनके बिना जो टेट है वो अधूरा है। तो बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन है हमारा, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। नोम चॉम्स्की ने जो एक भाषा के ऊपर अपना बहुत ही जो विस्तार रूप में बात कही गई है, तो इसमें क्या सही है वो आप देखते हैं। इससे पहले कि जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जो हम नए नए वीडियो बनाते हैं इम्पोर्टेंट, तो वो अपने सही समय के ऊपर आपके पास पहुंच जाए और अपने जो तैयारी कर रहे हो आप, तो उनकी भी जो चेकिंग होती रहे और आपकी तैयारी में एक अच्छा इजाफा होता रहे। तो जैसे आपने 30 MCQs अलग अलग पुस्तकों में से निकाले हैं, अलग अलग पेपर में से निकाले हैं, तो उनकी एक सीरीज़ बनाई है। तो आप इसके आंसर एक लिस्ट तैयार कर लो, साथ साथ इसकी चेक करते रहो कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। तो नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तीसरा है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। चौथा है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो नोम चॉम्स्की ने क्या बताया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन जी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, मतलब जन्म लेते ही वो अपनी ये एबिलिटी लेके आते हैं कि उनको चाहे कोई भी जो भाषा है वो सिखा दो, बच्चे ने सीख लेनी है। बच्चा कैसे सीखता है, जन्म से ही नकल से। जिस परिवार में कोई भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो बच्चे उनको सुन के नकल करके वैसे ही सीख लेते हैं। ये नोम चॉम्स्की ने भी बताया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तार्किक अमूर्त संकल्पनाओं, एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि प्याजे ने जो संज्ञानात्मक जो दिया है अपना सिद्धांत, तो उसके 4 स्टेजेस हैं। जैसे लिखा ना हमने, याद करवाने के लिए 4 स्टेजेस हैं। उनमें से अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। कैसे करता है जी, किस अवस्था में करता है या किस स्टेज में करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है, इसको इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से या इससे ऊपर, इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है जी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 7 वर्ष तक होती है। तो इनको आप पूरे डिटेल में जिन्होंने पढ़ा है वो ही इसका जो उत्तर है सही दे पाएंगे। इसका आंसर है जी दूसरा ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 या इससे ऊपर होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अमूर्त रूप में मतलब अपने सोच के मुताबिक या अपनी कल्पना के साथ वो एक चिंतन पैदा कर लेता है कि ये इसका रिजल्ट सही आएगा या नहीं आएगा। अमूर्त रूप में छोटे जो है बच्चे, वो तो अमूर्त रूप में होते हैं। जो 11 जैसे ऊपर हो जाते हैं तो उनका एक लेवल बन जाता है, वो अमूर्त रूप में कल्पना बना सकती है। मतलब जिस चीज़ को उसने देखा नहीं हुआ, सिर्फ सुन के ही उसके बारे में एक इमेजिनेशन बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति में सही अर्थ में सूचित करता है। जैसे कि लिखा हुआ है, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत है जो उसके 3 स्टेज हैं, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है नैतिकता की अनुपस्थिति, मतलब नैतिकता अभी तक उसमें नहीं आई। कौन से स्टेज में नहीं आती, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि 4 से 10 वर्ष तक होती है, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष,
पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 से ऊपर या सभी में? इसका आंसर आएगा जी पहला ऑप्शन जी, प्री कन्वेंशनल स्टेज, मतलब 4 वर्ष से नीचे इससे पहले जो है बच्चे के 0 से लेकर 4 तक बच्चे के अंदर जो नैतिकता होती है उसके बारे में उसको कोई पहचान नहीं होती, भी नैतिकता क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन टेट वगैरह में, सी टेट में या अदर स्टेट के टेट में बार बार रिपीट होते हैं और इनको हमने छोड़ना नहीं है, पूरी अच्छे ढंग से तैयार करना है। मैंने इन अलग अलग पुस्तकों के ऊपर अलग अलग सोर्सों से ये बहुत सारे MCQs कलेक्ट किए हैं, इनको चेक किया है, तो अपन इसको कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेंगे। जब तक वीडियो ये ख़त्म हो जाएगी तो आपको एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने इन 3 जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके मैक्सिमम जो MCQs हैं वो बड़े अच्छे ढंग से किए हैं। देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया है जी? आपने पढ़ा है जो सोशल इंटरेक्शन जो थ्योरी दी है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। सामाजिक अन्योन्याक्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन, या 4th है संतुलन। तो इसका आंसर आएगा जी पहला, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मतलब सोशल इंटरेक्शन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या होता है कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, खेल के मैदान में, स्कूल में, अपने दोस्तों मित्र से मिलता है या अध्यापक से मिलता है या रिश्तेदारों से मिलता है, मतलब घर से बाहर सोसाइटी के, समाज के जितने भी बच्चों से, बड़ों से मिलता है, बातचीत करता है, तो वो समाज में रहकर अपना ज्ञान अपनी भाषा के आधार पर ज़्यादा उसका विकास करता है। तो वाइगोत्स्की का ये मतलब जो क्वेश्चन आ जाए तो समाज ऑप्शन उसके ऊपर पड़ी हो या सामाजिक लिखा हो तो उसके ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि खास रूप में वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है वो समाज के ऊपर ही उसने जोर दिया है कि बच्चे समाज में रह के भाषा का या अपने संज्ञान का कैसे विकास करता है। आगे है जी 5th क्वेश्चन, ये प्याजे का आ गया। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका आंसर आएगा जी सेंसरी मोटर में क्या बच्चा सीखता है जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल तक होता है, तो वो नकल करता है, अनुकरण करता है, कुछ चीज़ें याद करता है, जैसे कुछ मान लो कुछ चीज़ों के नाम आप सिखा रहे हैं, कलर्स नेम सिखा रहे हैं, तो वो याद कर रहा है और अपनी मानसिक योग्यता के साथ उसका एक मतलब इमेज बना लेता है जी। ठीक, ये है जी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में से जो संवेदी मोटर है, सेंसरी मोटर के बारे में क्वेश्चन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6th। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क मतलब मैच्योर आदमी बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? जैसे वाइगोत्स्की ने क्या कहा है जी, समाज के साथ अंतरक्रिया करके बच्चा सीखता है, तो एक उसका स्तर है, बताया गया है कि बच्चा जो है वयस्क के साथ सहयोग द्वारा विस्तारित करता है। ठीक, कोई काम पूरा करता है तो जो सहयोग दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम नहीं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये भी नहीं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, पाड़ या ढांचा, अंत व्यक्ति निष्ठता जी। तो जब सहारा ले रहा है तो इसका आंसर आएगा जी तीसरा ऑप्शन, पाड़ या इसको ढांचा, या इसके इंग्लिश वर्जन देख लेना
स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपना एक टर्म है। ये क्या होती है? टेम्परेरी हेल्प, मतलब बच्चे को थोड़ी सहायता दे के उसको एक नतीजे तक पहुंचाया जाता है। और ये जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल मल डेवलपमेंट, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है, GPD की फुल फॉर्म क्या आएगी जी? तो इसका आएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जी, लास्ट जो अपने पेपर हो चुके हैं, और उम्मीद है कि इसके साथ ही आगे भी आएंगे। घुमा फिरा के यही बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नोम चॉम्स्की की गहरी संरचनाओं का क्या अर्थ है? गहरी संरचनाओं मतलब डीप स्ट्रक्चर्स। क्या होता है जी? सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित है। दूसरा, व्याकरण के नियमों के छिपे हुए सेट को गहन अध्ययन के माध्यम से सीखना। तीसरा, परिवर्तनकारी व्याकरण जिसके कारण तुलनात्मक भाषा ज्ञान में रुचि बढ़ी है, एक प्रवृत्ति जो अंग्रेजी दुनिया की सबसे आम सहायक भाषा है। तो नोम चॉम्स्की ने पहला क्वेश्चन हमने ये किया था, उसके साथ ही मिला जुला है। इसका आंसर आएगा पहला ऑप्शन, सार्वभौमिक व्याकरण सभी भाषाओं और मानव मस्तिष्क की एक जन्मजात क्षमता के अनुरूप अंतर्निहित होती है। तो जन्मजात क्षमता की उसमें बात खास तौर पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। यह दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो जो कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया है उसके साथ एक स्टोरी भी जुड़ी हुई है कि एक बच्चा अपनी माता की जो दवाई है अगर वो चुरा लेता है तो उसको दंड मिलेगा। तो ऐसा वो कौन सी स्टेज, कौन सी अवस्था के अंतर्गत जो स्टोरी है वो बताई गई थी उसमें। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत, अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड या आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो इसमें क्या है, बच्चों को बताया जा रहा है कि अगर बच्चा गलत काम करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा और अच्छा काम करेगा तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये किस स्टेज में थी? 4th इसका आंसर आएगा, जो दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, जो कि प्री कन्वेंशनल स्टेज के ऊपर था। कौन सी स्टेज थी ये? प्री कन्वेंशनल। ठीक, कोलबर्ग की नैतिकता का स्थान दिया है जिसमें कि 3 स्टेज हैं। और इसके साथ ही जो चॉम्स्की की है उसका ये ध्यान रखना चाहिए, सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में उन्होंने बात की है। इसका एक और ऑप्शन भी आ सकता है, यूनिवर्सल ग्रामर या स्ट्रक्चरल ग्रामर। ऐसे कुछ शब्दों को ध्यान में रखना है जो अगर MCQs में आ जाए तो इनको अपन मार्क करेंगे। प्याजे के ऊपर प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोविज्ञान की संरचनाओं, ये क्या होती है? अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीके को कहा जाता है। को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान की, विशिष्ट मनोविज्ञान की संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जिससे क्या, इसका क्या अर्थ निकाल लेते हैं? अनुभव से सही अर्थ निकालना, जो उन्होंने अनुभव किया है, पीछे जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर कोई अर्थ निकाले, तो ऐसे तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मेंटल मैप्स, मानसिक उपकरण, मेंटल टूल्स, स्कीमा या प्रतिमान। तो इसको क्या कहा जाएगा? ये आप पूरी इसकी जो सिद्धांत है वो पढ़ा हुआ है। इसका तीसरा आंसर आएगा स्कीमा या स्कीमास इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में जो सोच चल रही है
या उसने कुछ सीखा हुआ है, उस सोच के प्रयोग के आधार पर एक नई धारणा बना लेता है। स्कीमा, जैसे आप बोल देते हैं ना साधारण शब्दों में, स्कीम बना लेता है कि इस काम को किस ढंग से किया जाएगा, उसको स्कीमा बोला जाता है, नई धारणा बनाना। आगे है क्वेश्चन नंबर 10th। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस बात पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो प्रैक्टिकली इसका आंसर आएगा जी 4th ऑप्शन, नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जैसे कुछ आदमी हैं या कुछ बच्चे हैं या कुछ टीचर्स हैं, वो इस टॉपिक के ऊपर, नैतिक मुद्दे के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो उन चर्चाओं के अंदर बच्चों को भी शामिल किया जाए, ताकि वो बच्चे ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा उनको मौके मिलेंगे सुनने के लिए, समझने के लिए, तो उनको ज़्यादा ठीक ढंग से जो है इस बात का समझ आएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 11th, वाइगोत्स्की। देखो जी, मैंने वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं सभी को कलेक्ट किया है। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चन का एंजॉय कर रहे होंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है, नेगलेक्ट किया गया है? सामाजिक, ये तो उसके साथ ही बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। सांस्कृतिक, समाज है तो संस्कृति भी होगी। जैविक या भाषाई, तो इसमें से आंसर आएगा जी अपना तीसरा ऑप्शन, जैविक के ऊपर कोई उसने बात नहीं की है, क्योंकि भाषा के ऊपर बात की गई है। समाज में रहेगा, संस्कृति सीखेगा तो उसकी भाषा का विकास भी होगा। ये हमने क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग 2-3 पहले भी कर लिए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12th। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो वयस्कों से क्या, इसमें प्रकार की बात की गई थी और मात्रा की बात की गई थी, है ना। देखते हैं कौन सा आएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा से भिन्न होता है बजाय प्रकार के। नहीं, ये तो उल्टा है। आकार और मूर्त परकता, प्रकार और मात्रा, आकार और किस्म, इसका सही आंसर आएगा प्रकार और मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक, बच्चे क्या है जो उससे बड़े हैं, उनका जो चिंतन है उसके प्रकार में छोटे हो सकते हैं, भिन्न हो सकती हैं, बजाय मात्रा के। मात्रा में इसकी कोई वो है क्वांटिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी 13th। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कही है बात? स्किनर ने, पेवलव ने, कोहलबर्ग ने या पियाजे ने? तो ये कहा है जी पियाजे ने। पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक विकास जिसकी 4 स्टेजेस हैं उनमें ये बात कही गई है कि बच्चा क्या है, सक्रिय ज्ञान निर्माता और तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 14th, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरह प्रवृत्त होगा? प्रवृत्त मतलब उसका झुकाव किस तरफ रहेगा? व्यक्तिगत इच्छाएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं या अंतर्निहित संभावित दंड। अब कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत, जिसकी 3 स्टेज हैं, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो निर्णय लेते समय वो क्या करेगा? इसका आंसर आएगा जी 4th, अंतर्निहित संभावित दंड। मतलब वो कोई काम करेगा, अगर वो गलत काम करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि गलत काम की करने से हमें क्या दंड मिल सकता है, तो उसका दंड की तरफ जो है झुकाव रहेगा। ये कोहलबर्ग ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में बताया है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15th। किसी वस्तु से स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है।
स्थायित्व की अवधारणा क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। एक स्थायी रूप में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बात की गई है। पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन या संवेदीगामक। ये स्टेज जो है, चार जो स्टेज है उसके नाम भी लिखे गए हैं इसके ऊपर। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो कौन से स्टेज में रहता है? और जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो 0 से 2 वर्ष तक का जो होता है। तो इससे अपना स्पष्ट नजर आ रहा है ये कौन सा होता है? फोर्थ ऑप्शन, संवेदीगामक या सेंसरी मोटर। ठीक बच्चे, स्थूल रूप पे ऊपर उसका काम करता है, जब कुछ सीखते हैं या समझते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अपने आप में बोलती रहती हैं, अपने आप में व्यस्त रहती हैं और बोलती रहती हैं, ऐसा हम अक्सर देखते हैं। इसे क्या कहा जाता है? समरूपात्मक वार्ता, प्रॉब्लमैटिक स्पीच, अह केंद्रित वार्ता, इगोसेंट्रिक स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच या भ्रांत वार्ता, डिस्टॉर्टेड स्पीच। तो ये व्यक्तिगत उसकी एक रुचि है या उसकी एक स्टेज है। इसका आंसर आएगा तीसरा, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 17। प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या है? अब दोनों को एक साथ लेके क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। निष्क्रिय मतलब नेगेटिव, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं है, गलत है ये तो। उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है, ये भी नहीं। शिक्षक द्वारा पुनर्बल किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो दोनों के आधार पर रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है? शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। मतलब बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, अपने आप कुछ करके, क्रिएट करके उसके नतीजे तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 18। ली वाइगोत्स्की के अनुसार, देखो प्याजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन लेके आए हैं हम, और इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ली वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे एक भाषा प्रवृत्ति ड्राइव से सीखते हैं। उनकी एक भाषा प्रवृत्ति ड्राइव होती है, ऐसा नहीं कुछ कहा गया। वयस्कों और साथियों से वार्ता भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है, जो गलत है। भाषा विकास मानव सोच की प्रवृत्ति को बदलता है, ये ठीक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति भाषा विकास में बहुत कम भूमिका निभाती है। बहुत कम तो नहीं निभाती, ये तो बहुत ज़्यादा निभाती है। तो इसका सही आंसर आएगा तीसरा ऑप्शन, भाषा विकास मानव सोच की प्रवृत्ति को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 19। कन्वेंशनल मोरालिटी एक स्तर है जो डैश के सिद्धांत में आती है। कन्वेंशनल मोरालिटी किसने ये दी थी? तो इसका आंसर है अपने पास सीधा साधा दूसरा ऑप्शन, नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि कोलबर्ग ने दिया था। अब इतने तो आपने याद ही होगी ना कि इसका क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जीन प्याजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा सही है? अब सही की पहचान करनी है। बच्चों की सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार स्टेज की लड़ी अलग अलग हो सकती है। प्याजे यह तथ्य रखता है कि स्टेज के द्वारा विकास की जगह पर बौद्धिक विकास में अंतर है। प्याजे ने बौद्धिक विकास की 5 विशिष्ट स्टेज की सिफारिश की है। 5 की नहीं की, 4 की है, ये गलत हो गया। फोर्थ है स्टेज ना बदलने योग्य है। इसका अर्थ है कि कोई भी स्टेज छोड़ी नहीं जा सकती, ये बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आएगा फोर्थ जी। बाकी तो नेगेटिव थी ना। जीन प्याजे के ऊपर आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब सीधे साधे आंसर इसके हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे है जी 21। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। कोलबर्ग नैतिक जो सिद्धांत है उसकी 3 स्टेज हैं, अब याद हो चुका है पूरे रूप से। और इसकी कौन सी नहीं है? प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग,
पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, और फोर्थ है नियो कन्वेंशनल रीजनिंग। इसका आंसर क्या आएगा? फोर्थ। ये उसकी सिद्धांत की व्यवस्था में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड इन सोसाइटी किताब का लेखक कौन है? माइंड इन सोसाइटी, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की या बंडूरा? तो इसका आंसर है वाइगोत्स्की। जब सोसाइटी की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है, तो एक अपने को तुक्का भी लग सकता है, एक याद भी हो सकता है। अगर किसी ने ना भी पढ़ा हो तो तुक्का लगाना हो, सोसाइटी शब्द आ गया तो वाइगोत्स्की लगा आ जाना। ऐसे क्वेश्चन भी जो है पेपर में आ जाते हैं और तुक्का लगा सकते हैं आप ऐसे। क्वेश्चन नंबर 23, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किताब किसने लिखी है? अब मोरल शब्द आ गया, ठीक, तो इसका ये लगाना कि पियाजे ने, कोलबर्ग ने कहा था नैतिकता के ऊपर। ये बुक जो है जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किताब किसने लिखी थी? ये लिखी थी वाइगोत्स्की ने। तीसरा ऑप्शन जी, सॉरी पहला ही आएगा, क्योंकि मोरल के ऊपर बात कही गई थी। मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड किसने किताब लिखी है? पियाजे ने। ठीक, इसका ध्यान रखना भाई। 23 का क्या आएगा? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड बुक किसने लिखी है? पियाजे ने। ओके, मोरल उसके ऊपर बात की है, नैतिकता के ऊपर, है ना। ये दो तो तुक्के से हमने कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन तो, लेकिन फिर भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, निर्माणवादी ढांचा को बनाने वाला कौन है जी? निर्माणवादी ढांचा किसने बनाया? पियाजे ने, कोलबर्ग ने, वाइगोत्स्की ने या बंडूरा ने? इसका आंसर आएगा जी पहला, पियाजे ने। निर्माणवादी ढांचा, बच्चे कैसे निर्माण करते हैं भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की गिलिगन की मीमांसा का केंद्रीय भाव क्या है? अब सिद्धांत जो है नैतिक विकास, उसका गिलिगन की मीमांसा, गिलिगन ने इनकी आलोचना की थी, तो उसका उनका केंद्रीय भाव क्या था? वर्ग पक्षपात, क्लास बाइस, सभ्याचारक पक्षपात, कल्चरल बाइस, लैंगिक पक्षपात, जेंडर बाइस या नस्लीय पक्षपात? तो इसके ऊपर लैंगिक पक्षपात के ऊपर बात कही गई है, लड़का और लड़की के अंदर पक्षपात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जी का हाँ अब पूरा आ गया ना। पियाजे के सिद्धांत के बारे में किस आलोचक ने कहा? पियाजे के जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसकी 4 स्टेज हैं, तो इस सिद्धांत की एक आलोचक ने आलोचना की है, क्या कहकर? अगर एक बच्चा सीखने में सक्षम होने से पहले नहीं सीख सकता तो चिंता क्यों करनी? आगे कहता है, और अगर एक बच्चा सीखने में सक्षम होने के बाद अपने आप सीखता है या सीखना शुरू कर देता है, फिर भी चिंता क्यों? ऐसा किसने कहा था? ब्रूनर ने, पियाजे ने, कोलबर्ग ने या वाइगोत्स्की ने? तो पियाजे तो आएगा नहीं, क्योंकि पियाजे की तो उसने आलोचना की है, पियाजे खुद थोड़ी अपनी आलोचना करेगा, है ना। तो दूसरा बंदा करेगा, वो किसने की थी? ब्रूनर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते रहे हैं टेट वगैरह में, तो ध्यान रखना इनको। पूरा एक वीडियो 2-3 बार देखना, बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का विकल्प गिलिगन क्या पेश करता है? उसने क्या पेश किया उसकी आलोचना करके? देख रेख की नैतिकता, पोषण न्यूट्रिशन, एक दूसरे पे निर्भरता, प्यार की नैतिकता? इसका आंसर आएगा पहला ऑप्शन, देख रेख की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? अपने आप में बात करते हैं ना, वो क्यों बोलते हैं, क्या होता है उसमें? बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये नहीं। बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। कोई काम कर रहे हैं तो बच्चे काम करते करते उसके साथ बोल रहे हैं, तो वो एक इमेजिनेशन बना रहे हैं, अपने कार्य को एक दिशा दे रहे हैं वो।